हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिज एकेडमी। और देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो नक्सलाइट इशू है। कई बार ऐसा लगता है कि टॉपिक काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी रीसेंट अटैक्स हुए हैं। और वैसे भी देखिए, कोविड की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट कम ज़रूर हो गया था, लेकिन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है इशू ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ही है। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात, यहाँ पे मैंने एक कोट डाला है और माओ जेडुंग का कोट है ये। और ये वही हैं जो फाउंडर है, मेनली जो हम बोलते हैं CPIM, जो माओवादी जो लोग हैं उन्हीं को नक्सलाइट बोलते हैं मेनली। हम यहाँ पे इसको बैन भी कर दिया गया था इस पार्टी को 67 के अंदर ही। तो क्या बोल रहे हैं, एवरी कम्युनिस्ट मस्ट ग्रैस्प द ट्रुथ, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली ये बात कर रहा है कि गन की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है कि पॉलिटिकल पावर भी बैरल ऑफ द गन के हिसाब से चलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे नक्सलाइट इशू, जो नक्सलवादी लोग हैं उस बात को मानते हैं, उन्होंने गन्स उठा लिए हैं। यही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि उन्होंने आर्म्स एंड एमुनेशंस के हिसाब से लड़ाई लड़ते हैं। अभी रिसेंटली अप्रैल में ही हुआ था कि 22 सिक्योरिटी पर्सन्स वर मार्टेड एंड 30 अदर्स वर इंजर्ड। ठीक है, ये सुकमा बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंदर जगह है और यहाँ पे माओविस्ट ने अटैक किया था। ठीक है, दे रेंड बुलेट्स फ्रॉम लाइट मशीन गन्स एंड यूज लो इंटेंसिटी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, IEDs को भी यूज़ किया। साथ में इनके पास जो छोटा एक ग्रेनेड लॉन्चर टाइप रहता है वो भी इनके पास था, तो उसी वजह से ही भारी इंजरी हुई थी। और देखिए, वैसे ये जो एरिया था, ये ये माओवादी लोग हैं, जो नक्सल लोग हैं, इनका डोमिनेटेड था। और यहाँ पे हमारे जो CRPF के जवान थे वो गए हुए थे और फिर उसके बाद एम्बुश करके उन्होंने ऐसे हिट कर दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या था कि एक हमारा जो कोबरा कमांडो था उनको पकड़ लिया गया था। तो इसके अंदर धर्मपाल सैनी है, गांधी ऑफ बस्तर बोलते हैं इनके, आचार्य विनोबा भावे के शिष्य रहे हैं और इनकी एज लगभग 87 ईयर्स है, मतलब 85-87 ईयर्स है। और इन्होंने इसके अंदर मीडिएशन किया था और फाइनली ये जो नक्सलवादी उन्होंने छोड़ दिया था जो हमारा एक कमांडो था कोबरा वाला। ठीक है, तो ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अप्रैल 2021 की बातें हैं ये, है ना, ऐसा नहीं है कि पुरानी बातें हैं। तो ये इशू अभी बिल्कुल इट हैज़न्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बिकॉज इट इज़ स्टिल ऑफ इम्पोर्टेंस और अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको करना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, बेसिक बात है, कहाँ से वर्ड आया नक्सलिज्म और कैसे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे कह रहे थे वर्ड नक्सलिज्म, ये टर्म नक्सलिज्म कहाँ से है, नक्सलबाड़ी गांव से। ये एक्चुअली दार्जिलिंग के पास एक गांव है नक्सलबाड़ी, दार्जिलिंग के अंदर ही पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये शुरुआत तो लोकल लैंडलॉर्ड्स को के अगेंस्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने कुछ पीजेंट्स को पीट दिया था। तो लोकल लैंडलॉर्ड्स को फिर वापस लोग इकट्ठे होकर, और उसके अंदर 3 नाम मेजर आते हैं। एक कानू संथल है, एक जगन सान्याल है, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम वो है चारू मजूमदार। चारू मजूमदार, इनको कई बार कॉमरेड CM भी बोलते हैं। अब नॉर्मली जो है नक्सल अपने नाम के आगे कॉमरेड लगाते हैं, कॉमरेड CM चारू मजूमदार। तो इनका भी नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट स्टार्टिंग के लिए और राइटर के हिसाब से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिलोसफी जो है इसके अंदर मेंशन की है। इनकी कई बुक्स हैं जिसके अंदर ये मेंशन करते हैं अपने फिलोसफी को। तो 3 लोग थे, चारू मजूमदार, कानू संथल और जगन सान्याल, ये। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था, नक्सलबाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट बंगाल से। तो शुरुआत इसकी वहाँ से थी, लेकिन ग्रेजुअली ये धीरे धीरे सब एरियाज़ में फैल गया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, है ना, बिहार में भी कुछ एरिया में, मध्य प्रदेश में कुछ एरिया में, महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया में, इस तरह से धीरे धीरे फैल गया है। हालांकि अभी इसको वापस काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी कम केसेस हो चुके हैं, जो इनकी ग्रे हाउंड फोर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है वहाँ पे। तो इस तरह से धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। बट अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो मिलिटेंट जो हैं JNK वाले, और अगर हम ये बात करें नक्सल की कंपेयर करें, तो ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है नक्सल्स की जो डेथ है, जो फर्टिलिटीज़ हैं, जो नक्सल की वजह से जो झगड़े में हमारे जो कमांडोज़ या हमारे जो सिपाही और वो सब मारे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जम्मू कश्मीर का जो टेररिज्म है। ठीक है, अब देखिए बात ये हो रही कि ये बढ़ा क्यों है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म। तो पहली बात यहाँ पे आती है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ फोर्सेस। ये बात शुरुआत से रही है, ब्रिटिश टाइम में ऐसा था कि उन्होंने मोनोपोलाइजेशन कर ली थी और वो आज भी कंटिन्यू चल रहा है। अलग अलग लॉज लगते हैं और कहीं ना कहीं देखिए, ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म के अंदर कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि जो लोग वहाँ उस एरिया के हैं, गवर्नमेंट अपना काम वहाँ पे सही कर नहीं पाई, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट दे नहीं पाई है। और जो बिकम मोर एक्सप्लॉयटेटिव, और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन ज़्यादा, वहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच एरियाज़ हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस एरिया में, लेकिन फिर भी वो अचीवमेंट नहीं आ पाई है।
तो इसीलिए बोल रहे हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ फोर्सेस। दूसरा बोल रहा है ट्राइबल पॉलिसीज नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्राइब्स के लिए जो पॉलिसीज थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई है, उनको एलियनेशन फील होती है कि हम मेन स्ट्रीम से अलग है, हमारे लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक्चुअली सच्चाई भी है ये, कहीं ना कहीं जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी वह सब बनने की बात हुई है, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट पूरी तरह से हो नहीं पाया है। और ट्राइबल्स की जो केयर जितनी होनी चाहिए शायद उतनी नहीं हो पा रही है। तो देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, तो उस कल्चर के हिसाब से उनको हमें प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अपना स्टाइल उनके ऊपर थोप दो, सुपर इम्पोजिशन नहीं चलेगी, शहर का सुपर इम्पोजिशन या और जगह का सुपर इम्पोजिशन नहीं चलेगा। उनके अपने कल्चर को ही आपको वहीं से ही उनको हेल्प लेके फिर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है ग्रोइंग इंटर एंड इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज। देखिए इस बात में कोई डाउट ही नहीं, अभी यही बात कर रहे थे कि नक्सलिज्म के अंदर यही हुआ है कि जो लोग वहाँ पे थे उनका लाइवलीहुड जो है नहीं चल रहा है, वो लोग काफ़ी पुअर और हंगर स्ट्रिकन है और बाकी एरियाज डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज़ बढ़ी हैं, इसी वजह से उन लोगों ने आर्म्स लिए। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये नहीं आ पाए हैं। हमने यही बात की कि इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि नक्सलवादी फिलोसफी जो सही है, क्योंकि फिर लड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से ही अलग अलग रीजन्स रहे हैं जिसकी वजह से बढ़ जा रहा है। दूसरा जोग्राफिकल टेरेन ऐसी है, जैसे जहाँ खासकर जो छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन जो पूरा है, जो दंडकारण्य जो एरिया है, वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे वो गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, छुप के गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, छुप जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर और एक कांस्टेंट जगह नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं और कहीं भी रुक के वहाँ खाना वाना बनाया, टेंट लगाया, इस तरह से उनका है। तो गुरिल्ला वारफेयर की वजह से और टेरेन की वजह से वो लोग सर्वाइव कर पाए। कई जगह बहुत डेंस फॉरेस्ट है, इवन सर्वेलेंस पॉसिबल नहीं है बाय एयर, है ना, तो वो बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट बात जो मेजर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो मिडिल क्लास यूथ, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो अनपढ़ हैं वही लोग हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी जो है नक्सलिज्म के साथ चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सलिज्म ने उन्होंने नक्सलाइट्स लोगों ने उनके साफ मतलब कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश ये कर दिया गया है कि अगर जो आप लड़के अपने हक नहीं मांगोगे तो आपको कभी नहीं मिलने वाला जीवन में। तो इसीलिए वो दे हैव टेकन अप आर्म्स। और मिडिल क्लास यूथ जो पढ़े लिखे हैं वो भी अगर इस तरफ जाएंगे तो इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग कि आप कैसे टैकल करेंगे इस प्रॉब्लम को। उसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखिए दो ही अप्रोच हो सकती है, एक ये हो सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच, आप कितना कानून सख्त बनाए और कितना उनको तरीके से रखना चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि जो सोशल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ाएं। देखो अगर नक्सलिज्म की बात करें तो बड़ा नक्सलिस्ट की सबसे बड़ी पावर यही है कि जो लोकलाइट्स हैं उनके सपोर्ट में हो जाते हैं। लोकलाइट का जो सपोर्ट है वो सबसे बड़ी पावर है नक्सलिस्ट का, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ना मिले तो इतना कोई बिग डील नहीं। और आज की डेट में बोलते हैं कि इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी और इतना सिस्टम आ चुका है तो कोई बिग डील नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है क्या है कि लोकल लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही परेशानी बड़ी है। ठीक है, इसके लिए ही एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर और सोशल इंटीग्रेशन के लिए ऐसा भी कहा था कि लोगों के लिए महेंद्र कर्मा क्या था, सलवा जुदूम में क्या किया था, जो लोकलाइट्स थे उनको हथियार दे दिए गए थे। 2005 से शायद 2011 तक ये सिस्टम रहा था। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि 2005 से 2011 इसमें क्या होता, सलवा जुदूम एक फोर्स खड़ी कर दी थी, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हथियार दे दिए थे लोकलाइट्स लोगों को, जो कि उनको मारते थे नक्सलाइट्स को। बट कहीं ना कहीं ये सिस्टम ठीक नहीं रहा और फाइनली 2011 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था, क्योंकि ये माना गया कि गलत तरीका है, आप यू कैन नॉट फाइट, है ना, पॉइजन विद पॉइजन, ये तरीका नहीं है और छोटे बच्चों को आप उनकी लाइफ जो है ख़राब कर रहे हो। तो इसीलिए महेंद्र कर्मा ने शुरू किया था ये, काफ़ी मतलब रिनोन्ड पॉलिटिकल लीडर रहे हैं वो। उसके बाद देखिए 2017 के बाद से ये कुछ आई हैं स्ट्रेटजीज, जैसे एक आई है समाधान के अंदर क्या है, स्मार्ट लीडरशिप हो, एग्रेसिव टेक्नोलॉजी हो, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग हो, एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो। ठीक है, इस तरह से बातें बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है और ऐसा कोशिश करना है कि नक्सलिस्ट को ना फाइनेंस की एक्सेस ना हो। इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि समाधान के अंदर आते हैं। एक्चुअल में नक्सलाइस्ट ने इसके अपोजिट शुरू किया था ऑपरेशन घमासान। उन्होंने कहा था हम इसका मतलब एंटी इसके स्टार्ट कर रहे हैं घमासान का मतलब होता है कि युद्ध टाइप तगड़ा। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अब हम मास मोबिलाइज करेंगे लोगों को और ज़्यादा हथियार देके मास मोबिलाइज करके इसको जो है एंटी के लिए, ये नक्सल्स ने शुरू किया था ऑपरेशन घमासान। ठीक है, उस तरह से और जो पॉलिसीज़ रही हैं जैसे कि रोशनी है या बेसिक, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पॉलिसीज़ लगती है वहाँ पे, जैसे प्रधानमंत्री किशोर विकास योजना है वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल है,
तो सिर्फ ये नहीं है, ये स्पेशल है, मतलब और बाकी भी है, जैसे मनरेगा वगैरह भी सब चली रही है वहाँ पे, है ना। और अगर देखिए इसको एक और बात समझे कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए क्या है इंडिया का रोड, तो बोलते हैं सिक्योर है। सिक्योर ये भी सब मोदी गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मेनली एक्रोनिम्स देने के लिए फेमस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल, सी से कनेक्शन ऑफ द रीजन, इंटरकनेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटिंग ऑफ पीपल, आर स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए ये आयाम है, इनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जो नहीं पहुंचा तभी शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उतनी डेवलपमेंट नहीं आ पा रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी नहीं हो रही है, सारी बातें यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी एक था कोइन स्टार्ट किया, मतलब काउंटर इंसर्जेंसी, तो ये एक नई स्कीम स्टार्ट की थी मेनली नक्सलाइट एरिया के अंदर। अब देखिए अगर हम कंक्लूजन करना चाहें तो बहुत सारी बातें हैं। पहला तो ये बोल सकते हैं कि अभी देखो बहुत सारे राउंड्स हुए, सेवरल राउंड्स, बट कोई ऐसी प्रॉपर टॉप नहीं निकली है, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टेट्स ने हालांकि काफ़ी अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी और सब स्टार्ट की है कि जो सरेंडर कर देगा उनको हम सपोर्ट करेंगे, नक्सलिस्ट जो है जो सरेंडर कर देंगे, बट अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी आपने नाम ज़रूर सुनोगा, ग्रे हाउंड फोर्सेज हैं, मेनली आंध्र प्रदेश की हैं, और उन्होंने अच्छा टैकल किया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गवर्नमेंट जो है शुड रिमेन कमिटेड, इसको अगर टैकल करना है तो एक पूरी कमिटमेंट चाहिए। और इसके अंदर देखिए इंटेलिजेंस लेवल जो है, इम्प्रूविंग इंटेलिजेंस, क्योंकि जितनी इंटेलिजेंस इनपुट अच्छा होगा उतनी ही जितने भी ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो बेटर हो पाएंगे। जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो स्टेट जो पुलिस है, जो लोकल लेवल की पुलिस है, सब मतलब मिलके जो ऑपरेशन करते हैं, अगर इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा तो बढ़िया काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्रोवाइडिंग हेल्प टू स्टेट्स एंड मॉडर्नाइज ट्रेन देयर पुलिस फोर्सेस एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द अफेक्टेड एरियाज। तो ये सारे काम जो है मेनली हम सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया है स्टेट लेवल पे, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, मध्य प्रदेश ने क्या, इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चाहिए क्या, यही चाहिए कि हम दोनों ही चीज़ों पे काम करें, सिक्योरिटी पे भी और डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे भी, है ना। और एक बात बिल्कुल ये माननी पड़ेगी हमें कि जो नक्सलिस्ट मूवमेंट है ये लोग बाहर से नहीं आए हैं। ये जैसे हम बोलते हैं कश्मीर के अंदर तो इंसर्जेंसी हो रही बाहर से, ये हमारे खुद के पीपल हैं, और जो मांग रहे हैं हमें ये राइट्स और ड्यूज़ दो, हालांकि तरीका बिल्कुल गलत है और इसको हम कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे अपने लोग हैं चाहे बाहर के। लेकिन अगर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है और हथियार लेके लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना ठीक नहीं होगा। बट हम कंपेयर करें तो ये बात सही है कि वो अपने ही लोग, बट कानून को हाथ में लेना तो कोई सोल्यूशन है नहीं। तो दोनों ही फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, सिक्योरिटी भी तगड़ी करनी पड़ेगी और डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। तो देखिए मेन परेशानी क्या है कि इनिशियली इनको ना फंडिंग मिलती रही थी चाइना से इनके पास हथियार भी काफ़ी मतलब ठीक लेवल के हैं, और AK-47 राइफल्स इनके पास मिल जाती हैं, उसके बाद मशीन गन मिल जाती है, LMGs मिल जाती हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स मिल जाते हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेंटर और नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स की जो है काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए डिक्रीज तो हुई है, रेड कॉरिडोर जो प्रॉब्लम है, जो नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम कम तो हुई है। तो एक टॉपिक कुछ ऐसा भी बन सकता है आपका, एक ऐसे का टॉपिक ये आ सकता है कि सेंटर और जो स्टेट ने जो अच्छा काम किया है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा एग्जांपल है, डिस्कस कीजिए। तो इसके अंदर मेनली हमें ये बताना पड़ेगा जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सुधार हुए हैं दोनों सेंटर और स्टेट के मिलके, उस हिसाब से हम बातें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसी बात आई कंप्रेहेंसिव कोइन स्ट्रेटजी, काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी, है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें दोनों बातें रखनी पड़ेंगी कि पॉपुलेशन जो वहाँ की है उनको सपोर्ट करें, जो लोग लोकलाइट्स हैं उनको डेवलप करें, और एनिमी सेंटर के अप्रोचेस भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो नक्सल फुटप्रिंट है ये डिक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कम हुआ है ना, बट अभी भी फॉर्मिडेबल है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अब इसको इंडियन सिक्योरिटी कोई खतरा नहीं है, अभी भी हमको टैकल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन टैकल ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ें मिक्स हो सकें। अगर आयरन हैंड पॉलिसी बोलते हो तो वेलवेट ग्लव्स भी लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि एक कम्बिनेशन ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात बार बार बोल रहा हूँ कि लोकल विलेजर्स जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको अपने साथ लेना है। तो उनको अपने साथ हम कैसे कर सकते हैं कि हम उनको ये बताएं कि भैया डेवलपमेंट और हमको एजुकेशन दें, उसके बाद रिसोर्सेज का करें, उनका एरिया डेवलप करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दें, ताकि दे डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दिस नक्सलिज्म, है ना। क्योंकि जब लोग समझाएंगे आप कुछ नहीं मिल रहा चलो हमारे साथ आ जाओ, बट अगर उनके पास कुछ ऐसा दिखेगा, उनको पैल्पेबल भी दिखेगा, तो कहीं ना कहीं नक्सलाइज की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, उनका सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए ही
और कह रहा है कि सिर्फ नक्सलाइट को मारना तो सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि और खड़े हो जाएंगे, अगर आप ज़्यादा मारोगे तो मे भी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, तो सिर्फ मारना तो सोल्यूशन नहीं है। बट हाँ, लोकल्स को हमें बताना पड़ेगा कि भैया और बहुत कुछ है जीवन में, सिर्फ टेररिज्म ही नहीं है, और ऐसे लड़के जो अपने राइट्स के लिए लड़ना और स्पेशली आर्म्ड कन्फ्लिक्ट करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए और एक बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे कंपनीज जो आई हैं, इवन माइनिंग कंपनीज जो आई हैं, वो इन एरियाज़ में उनको जो लोगों की जिनकी इवेक्शन, उनको बढ़िया कंपनसेशन देना चाहिए, उनकी जो लाइवलीहुड्स ख़राब हो रहे हैं उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, पैसे वैसे खर्च करें, वहाँ पे डेवलपमेंट करें, है ना। मे बी स्कूल और अदर फैसिलिटीज़ में ही पैसे ना देने की बजाय इनफैक्ट स्कूल्स और अदर फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए, ताकि उनका लाइफस्टाइल और लाइफ एक्चुअल में ट्राइबल्स और विलेजर्स की बेटर हो सके। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।